ये जो क्लास है वो सी-टेट 2023 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में, उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरा कंप्लीट किया गया है। तो हमने कल यानी कि क्लास 5 तक पूरा कंप्लीट किया है और उस क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक यही बताया था कि किस प्रकार से बीज कितने प्रकार के साँप जो हैं, कितने प्रकार के साँप हमारे भारत में जहरीले पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि 4 प्रकार के जहरीले साँप भारत में पाए जाते हैं, जैसे वो नाग है, करैत है, अफैया है, दुबैया है, इस प्रकार से दाँत है और कुछ दाँतों की विशेषताएँ रह गई थी, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके 2 खोखले जहर वाले दाँत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो साँप होते हैं, जब वो काटते हैं तो जो साँप के 2 खोखले दाँत होते हैं, उन्हीं से जो विष है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को साँप ने काटा है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए। यह जो दवाई है वो सीरम यानी कि जो दवाई है जिसको हम सीरम कहते हैं, वो साँप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह दवाई उपलब्ध होती है। अब सरकार ने यह कानून बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़कर नहीं रखा जा सकता है। कुछ लोगों ने जानवरों को मारने और उनकी खाल ऊंचे दामों पर बेचते हैं, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाया है तथा सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी सांप को पकड़कर नहीं रख सकता है। क्योंकि ऐसा मैक्सिमम बार देखा गया है कि जब हम जो सीरम है उसको सांपों के जहर से ही बनाते हैं और उसकी वजह से सांपों का लोग शिकार करते हैं और सीरम को बना लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सीरम को बनाएगा वो उस सीरम को ऊंची दामों पर बेचा करते थे। तो इस प्रकार जो सरकार है उसने जानवरों की पकड़ को यानी कि रख रखाव को अवैध तरीके से जो लोग जानवरों को मारते हैं उन सभी पर रोक लगा दिया है और जो सीरम बनाने की प्रोसेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही अभी जो है देख रही है, क्योंकि या फिर जिसके पास लाइसेंस है वो देख रहा है, ऐसे ही लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से जो जीव हैं उनको हानि न पहुंच सके और जीवों के जो व्यापार हैं, जैसे कि हाथी का व्यापार उसके दांतों के लिए किया जाता है, कुछ सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, इनका व्यापार जो है खाल के लिए किया जाता है। तो उन लोगों का जो व्यापार है वो अवैध तरीके से रुक सके और जानवरों पर दया यानी कि जानवरों की केयर को किया जा सके, इस वजह से सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। आगे है बीज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं बीज से रिलेटेड, जैसे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें एक निफेंथिस के पौधे का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा और यह 100% एक सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है कि निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर पौधा है। यह कीड़े मकोड़े, मेढकों इत्यादि का शिकार करता है। यह निफेंथिस पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय में, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास प्रकार की खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो हैं खींचे चले आते हैं और जब पौधों के ऊपर वो कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाकर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि निफेंथिस पौधा जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय में पाया जाता है वो कीड़ों का शिकार करता है। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। बीज खड़े ही खड़े घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बीज घुमक्कड़ होते हैं। जी हाँ, बीज क्या होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं, जबकि पौधे सारी उम्र एक ही जगह पर स्थिर होते हैं। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में घड़सीसर के बारे में बताया था कि एक घड़सी राजा था और सर मतलब तालाब, और उस घड़सी राजा ने किस तालाब का निर्माण करवाया था। सर का अर्थ है सरोवर। यहाँ पे जो सर है इसका अर्थ होता है सरोवर अर्थात तालाब। जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे 650 साल पहले लोगों की मदद से बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल, न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने इत्यादि का प्रोग्राम किया जाता था। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था।
तालाब इस तरह बनाया जाता था कि जब पानी से भर जाता तब बाकी का पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में, यानी कि जो तीसरा तालाब था, उसमें चला जाता था। इस प्रकार से जो घड़सीसर यानी कि घड़सी राजा थे, उन्होंने 9 तालाब एक दूसरे को आपस में जोड़कर बनाया था। इस प्रकार से 9 तालाब थोड़े-थोड़े नीचे करके उन्होंने बनाया था कि एक भरेगा तो दूसरे में पानी जाए, तीसरे में जाए, चौथे में जाए, 5वें में जाए, 6वें में जाए। इस प्रकार से कितने घड़सीसर में तालाब जॉइंट थे, तो 9 तालाब को इन्होंने जॉइंट किया हुआ था। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। जाहिर सी बात है कि जिस एरिया में 9 बड़े-बड़े तालाब को जॉइन करके बना के पानी को स्टोर किया गया हो, तो वहाँ पर पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता जो है पूरी हो जाती थी। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सालों में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है और फिर भी इन क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में पानी की कमी नहीं थी। लोग जानते थे कि पानी की एक-एक बूंद कीमती है। पानी इकट्ठा करने के लिए झीलें और जौहर बनाए गए थे। पानी सबकी ज़रूरत थी। इस काम में सभी एक साथ आए, चाहे वह व्यापारी हो या मजदूर। झीलों का कुछ पानी जमीन में भीग गया और कुओं और बावड़ियों तक पहुंच गया। लोग कुओं से पानी खींचने के बजाय सीढ़ियां उतरकर पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए इन्हें बावड़ी कहा जाता था। जैसे जो बावड़ियां होती हैं वो सीढ़ीदार कुएं ही होती हैं, उनमें सीढ़ियां होती हैं और सीढ़ियों से जो रस्सी से हम लोग खींचते हैं पानी, तो वहाँ पे लोग रस्सी से न खींचकर इन सीढ़ियों से नीचे जाते थे और अपना पानी लेकर ऊपर आ जाते थे। तो इसी को कहते हैं बावड़ी। और यह बावड़ी कहाँ देखी गई? जैसलमेर में देखी गई। एक स्टोरी है डरकी माई की। डरकी माई की स्टोरी एनसीईआरटी में सीटेट से हमेशा प्रश्न बने हुए हैं और डरकी माई का उल्लेख भी एनसीईआरटी की बुक में है, तो इनको भी कवर करते हैं कि आखिर डरकी माई से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरीके का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते और उन तालाबों से किस प्रकार से नए तालाब भी बनाते। आइए देखिए कि तरुण भारत संघ नामक समूह ने डरकी माई की कैसे मदद की। तो किस संघ ने? तरुण भारत संघ ने। किससे संबंधित है? पानी के रखरखाव से संबंधित है, पानी को स्टोर करने से संबंधित है। और यहाँ पे स्टोरी किसकी है? डरकी माई की स्टोरी है। वह राजस्थान के अलवर जिले में, किस जिले में? अलवर जिले के एक गांव में रहती थी। गांव की महिलाएं पूरा दिन अपने घरों और जानवरों की देखभाल में बिताती थी। कभी कभी तो उन्हें जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। गर्मियों में जब कुएं सूख गए तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और इसी वजह से डरकी माई ने इस समूह के बारे में सुना था कि समूह के भारत संघ, यानी कि ये जो समूह है तरुण भारत संघ, उसके बारे में डरकी माई ने सुना था और वो जो है मदद मांगी। तरुण भारत संघ से डरकी माई ने मदद मांगी। समूह और गांव के लोगों ने मिलकर एक झील बनाने का फैसला किया। पशुओं के लिए भोजन और पानी की समस्या अब कम हो गई। लोगों को अधिक से अधिक दूध मिलता और वे अधिक कमाई करने लगे। जाहिर सी बात है, अगर आपके क्षेत्र में पानी की आवश्यकता होगी तो आप सभी भी चाहेंगे कि हम पूरे गांव वाले यूनिटी बनाकर कि पानी की जो कमी है उसको पूरी करें। जैसे कभी कभी किसी कॉलोनी में लाइट कट जाती है, 2-3 दिन तक पानी की सप्लाई रोक दी जाती है, तो वहाँ के लोग आपस में ही टैंकर बुलाते हैं जिससे कि पूरे कॉलोनी में पानी की सप्लाई हो सके। उसी प्रकार से राजस्थान के जो अलवर ज़िला था, उस अलवर ज़िले में पानी की कमी हो गई, जिसके वजह से लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा यहाँ पे जीना मुश्किल है। तो वहाँ के लोगों ने मदद मांगी। जैसे डरकी माई ने सुना था कि तरुण भारत संघ के बारे में, वो पानी की कमी को पूरा करते हैं, ज़रूरत लोगों की मदद करते हैं, तो डरकी माई जाती हैं तरुण भारत संघ से अपनी मदद मांगने के लिए और सभी लोग उनका सपोर्ट करते हैं कि जिस प्रकार से टैंकर आता है तो हम टैंकर वाले की सपोर्ट करते हैं कि ले लो भैया, हमसे भी 10, 20, 50 रुपए ले लो, लेकिन पानी हमें भी दे दो। तो इसी प्रकार से डरकी माई की मदद सारे गांव वाले करते हैं और पानी की समस्या को दूर किया जाता है, जिससे कि वो गांव जो है खुशहाल हो जाता है।
एक स्टोरी है अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी के बारे में हर साल प्रश्न बनता है। इनके बारे में क्या स्टोरी है देखते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था। उसका नाम अल-बरूनी था। वह जिस देश से आया था वह अब उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। अल-बरूनी ने ध्यान से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। उसने खास तौर पर उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसे उसके देश से काफ़ी अलग लगी। यहाँ पर तो वो बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन मैक्सिमम उन चीज़ों के बारे में उसने डिस्कस किया जो कि उसे उसके देश से अलग लगती थी। उसने ख़ास तौर पर उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके देश से काफ़ी अलग थी। उसने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने में काफ़ी माहिर है। वे बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाते हैं। इनके बीच ऊपर नीचे जाने वाली लंबी लंबी सीढ़ियों की कतारें होती हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने के रास्ते अलग होते थे, उतरने के रास्ते अलग होते थे। यहाँ कभी कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि एक तरफ से लोग पानी लेते और दूसरे तरफ से पानी को निकालते हुए बाहर चले जाते। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भीड़ की जब लगेगी तो वो जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो भीड़ लगने की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आगे है मृत सागर। मृत सागर के बारे में जियोग्राफी से भी प्रश्न बनता है। यह कहाँ है? जॉर्डन में मृत सागर है। और मृत सागर से क्या एनसीईआरटी में वर्णन है उसको भी देख लेते हैं। सभी महासागरों और समुद्रों में खारा पानी है। सबसे खारा पानी मृत सागर का है। इतना खारा कि 1 लीटर में 300 ग्राम तक नमक की कल्पना आप कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है तो वह इस समुद्र में नहीं डूब सकता है। वह पानी में तैरेगा मानो उस पर लेट गया हो। अर्थात जो मृत सागर का पानी है इतना खारा है और खारे पानी में कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। तो अगर आप भी मृत सागर में जाएंगे तो आप भी इस प्रकार से तैरेंगे जैसे लगेगा कि कोई आपको गोद में लेकर लेटा हुआ है। एक प्रश्न बनता है दांडी मार्च से। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दांडी मार्च से, तो इन्वायरमेंट में भी ये प्रश्न आ सकता है। यह घटना भारत के स्वतंत्र होने से पहले 1930 में घटी थी। एक समय था कि भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया और उस असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप गांधी जी ने अपनी 5 शर्तें रखी थी ब्रिटिश के सामने और ब्रिटिशियों ने उन 5 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया और असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप उन्होंने सबसे पहले दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और यह जो है दांडी मार्च उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक अपने 78 अनुयायी के साथ यह घटना जो है वो संपन्न करते हैं और दांडी पे जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। यह घटना भारत के स्वतंत्र होने से पहले 1930 में घटी थी। अंग्रेजों ने कई सालों तक एक ऐसा कानून बनाया था जो लोगों को खुद नमक बनाने की इजाज़त नहीं देता था। उन्होंने नमक पर भारी कर भी लगाया था। इस कानून से लोग घर में इस्तेमाल करने के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी ने कई अन्य लोगों के साथ इस कानून का विरोध करने के लिए अहमदाबाद से गुजरात के दांडी नामक स्थान तक समुद्र तट तक यात्रा की और यह यात्रा उन्होंने लंबी पैदल यात्रा किया और टोटल 24 दिनों तक यह यात्रा चली थी। नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को रेत में खोदी गई छिछली क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है। पानी को धूप में सूखने दिया जाता है। पानी सूख जाने के बाद नमक ज़मीन पर ही रह जाता है और उसको निकाल करके अब तो लोग प्योरीफाई कर लेते हैं। आगे है मलेरिया के बारे में। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। यह बीमारी शायद बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती हैं जिससे यह बीमारी फैलते हैं। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत ही छोटे छोटे बारीकी जीवाणुओं को देखा। जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा होगा तो किसने देखा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो रोनाल्ड रॉस ने देखा था। छोटे छोटे बारीकी जीवाणुओं को देखा, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुँचे होंगे। एक दिन उसने कुछ अलग अलग प्रकार के
मच्छरों को पकड़ा। वे धब्बेदार पंखे के साथ भूरे रंग के थे। तो मलेरिया के मच्छर किस प्रकार के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। उनके पंखों पर छींटें होती हैं। जब उसने एक मादा मच्छर के पेट में देखा तो उसे वहाँ कुछ काला दिखाई दिया। उसने देखा कि ये छोटे छोटे कीटाणु बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे मलेरिया के मरीजों के खून में पाए जाते हैं। उसी से यह सबूत मिला, यानी कि पाया गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। और कैसे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से फैलता है। 1902 में रोनाल्ड रॉस को उनकी खोज के लिए 1902 में कब 1902 में रोनाल्ड रॉस को उनकी खोज के लिए सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि चिकित्सा में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इतने पॉइंट्स थी मलेरिया से। आगे की क्लास में हम देखेंगे मलेरिया की दवा किस प्रकार से बनाई जाती है, और उसके बाद देखेंगे बावड़ियों के बारे में, घर सीसर के बारे में तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरा प्रयास है कि अगर घर सीसर से प्रश्न बने तो उसमें एनसीईआरटी से जितने भी पॉइंट है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। इसके सिवाय एक भी पॉइंट आपके बाहर से नहीं आएंगे। तो उम्मीद कीजिएगा कि जितने भी पॉइंट अब मैं टॉपिक वाइज बताते चल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमारा ये 6वां क्लास कंप्लीट हुआ। इसके आगे क्लास के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।